Good morning, students. In last lecture, we have read about two modes of heat transfer: conduction and convection. Okay, so today's lecture we will discuss about the third mode of heat transfer, that is a radiation. Now, just imagine that whenever you are sitting in front of room heater, then how does the heat travel from heater to your body? We know that air is a bad conductor of heat. Okay, we have already discussed about some examples related to convection, because we know that air is a bad conductor of heat because it can't travels the heat from one place to another place. So how does heat transfer from heater to your body? So this is the reason behind a radiation, because we know that if air is a bad conductor, so air can't transfer the heat, so there is a no reason of heat transfer is convection. And even we know that conduction is takes place by direct contact, so in this case there is no reason of conduction and convection. Okay, so the third reason in front of us, that is a radiation. Okay, so what is a radiation? So radiation is the mode of heat transfer without direct contacting any body as well as without any medium. ओके, सो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसी बॉडी में तो उसे हम कंडक्शन कहते हैं. ठीक है, यानी कि किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो वो कंडक्शन प्रोसेस है. कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम पार्टिकल जब खुद मूव करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. जबकि यहाँ पर ना कंडक्शन हो रहा है ना कन्वेक्शन हो रहा है, तो थर्ड मोड क्या होता है, हीट का इस तरीके से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना जहाँ पर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि रूम हीटर और हमारी बॉडी के बीच में मीडियम क्या था, एयर, बट एयर बैड कंडक्टर होता है, इसका मतलब एयर ने हीट ट्रांसफ़र नहीं की. तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे हो गई हीटर से हमारी बॉडी तक, दैट इज़ रेडिएशन. ठीक है, बिना किसी मीडियम के हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना कहलाता है रेडिएशन. ठीक है, सो आपने देखा होगा कि हीटर की जो आसपास की एयर होती है ना, वो गर्म हो जाती है. ठीक है, और जब एयर हॉट हो जाएगी तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगी. ठीक है, और जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे की जगह कौन ले लेता है, ठंडी हवा ले लेती है. ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है कि जो हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठती है. ठीक है, आप जहाँ आप बैठे हो उस तरफ नहीं आएगी. आई बात समझ में? यानी कि आप अगर ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि वहाँ की एयर हॉट हो जाती है और फिर हमारी बॉडी की तरफ चलती हुई आती है, तो ऐसा नहीं होता. उसके आसपास की जो एयर गर्म हो चुकी है वो सीधी ऊपर की ओर, जिस डायरेक्शन में वो है, जहाँ है वो एयर, वहाँ पे जस्ट ऊपर की तरफ ही उड़ेगी, ना कि हमारी तरफ आएगी. ठीक है, तो ये जो इमेजिनेशन है आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड टाइप है रेडिएशन. नाउ व्हेन द नेक्स्ट है आपका, रेडिएशन को और डिस्कस करेंगे. व्हेन द हीट इज स्विच्ड ऑफ, है ना, जैसे आपने हीटर को स्विच ऑफ किया तो आप देखोगे कि आपको तुरंत ही ठंडा फील होने लगेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या था, आपके आसपास की जो एयर थी वो तो कोल्ड ही थी. ठीक है, क्योंकि अगर वो कोल्ड नहीं होती, हॉट होती, तो क्या होता, हीटर के स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको वार्म फील होता, बट आपको कोल्ड फील हो रहा है. यानी आपके आसपास की जो एयर थी वो क्या थी, वो तो ठंडी ही थी. इसका मतलब है कि जो थर्ड प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफ़र की, उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, और मीडियम यानी एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं रेडिएशन. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सन से जो लाइट आती है उस लाइट के साथ साथ हीट भी आती है. जब आप सर्दियों के मौसम में या नॉर्मली आप जब सनलाइट में खड़े रहते हो तो आपको लाइट तो नज़र आती है. ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको उसमें हीट भी सेंस होती
है, मतलब आपकी बॉडी वार्म हो जाती है जब आप सनलाइट में खड़े रहते हो। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन से भी हीट रेडिएशन आ रही है और हमें पता है कि जहाँ तक कि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, वहाँ पर स्पेस है जहाँ पर कोई एयर नहीं है, तो बिना मीडियम के भी हीट ट्रैवल करके सन से अर्थ सरफेस तक आ रही है। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? रेडिएशन, जहाँ पर हीट के लिए किसी मीडियम या एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये वैक्यूम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सन से लेकर अर्थ तक वैक्यूम कंडीशन में वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो इसके डिफाइन बहुत ही सिंपल है। द हीट एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। अब ऐसी हीट एनर्जी जो बिना किसी मीडियम से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो रही है, उसे हम कहेंगे रेडिएंट हीट। और रेडिएशन प्रोसेस क्या है? तो रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट एनी मीडियम। सो रेडिएशन के लिए कभी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, नाउ कंपेयर दिस प्रोसेस टू थ्रोइंग द आंसर शीट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। अब इसको आपको स्टूडेंट्स अगर क्लास में होंगे तो उनमें हमें कुछ आंसर शीट्स देना है। मतलब जो मैंने आपको लास्ट एक्टिविटी समझाई थी ना आपको, कि जहाँ पर 3 एक्टिविटी पढ़ी थी हमने। पहली कि एक स्टूडेंट अपनी आंसर शीट लेकर अगले स्टूडेंट्स को पास कर देता है, तो ऐसे हर स्टूडेंट आपस में कांटेक्ट करते हैं और आंसर शीट वो सर्कुलेट हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे कंडक्शन। दूसरी प्रोसेस थी 1 by 1, लाइन से सारे स्टूडेंट आते जाएंगे और टीचर उन्हें 1 by 1 आंसर शीट देते जाएंगे, वो था हमारा कन्वेक्शन। और यहाँ पर जो तीसरी प्रोसेस थी कि अगर टीचर रैंडमली आंसर शीट को थ्रो करता है स्टूडेंट्स में, तो वो जिस भी स्टूडेंट्स की वो रहती है आंसर शीट, वो कैरी कर लेता है उसमें से। तो बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी दूसरे स्टूडेंट के कांटेक्ट के या टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट के, आंसर शीट टीचर से कहाँ की ओर आ जाती है? बच्चों के ग्रुप तक आ जाती है। तो वो प्रोसेस, वो जो एक्टिविटी थी उसे हम रेडिएशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या होता है? उसे गेन कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी सनलाइट में है, आप सनलाइट में बैठे हो तो लाइट के साथ साथ आप धीरे धीरे वार्म फील करोगे। आप धूप या सनलाइट को धीरे धीरे क्या करोगे? सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करोगे, तभी आपकी बॉडी वार्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी, वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती है डायरेक्शन में। ठीक है, बॉडी से बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल है कि आज हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसके साथ साथ। जैसे कि आपने सर्दियों में बहुत ठंड लगती है आपको विंटर सीजन में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट एनर्जी हमेशा हाई लेवल से लोअर लेवल की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब समझना, जब आपकी बॉडी वार्म है और आसपास विंटर सीजन में क्या होता है? हमारी सराउंडिंग या हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हमारी बॉडी की हीट ऑटोमेटिकली बॉडी से निकल कर कहाँ जाने लगती है? चारों तरफ सराउंडिंग में। तो बॉडी के हर एक पार्ट से, जो भी हमारी आउटर लेयर है बॉडी की, स्किन है, वहाँ से हीट का निकलना शुरू हो जाता है और कहाँ जाने की कोशिश करता है? जो आसपास कोल्ड रीजन है वहाँ तक। और ऐसा तब तक होता है जब तक हीट दोनों की इक्वल नहीं हो जाती। अब विंटर में तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो अगर हमारी बॉडी अकेली इस हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी और अगर बॉडी सारी हीट ट्रांसफ़र कर देगी तो हमारे लिए जीना पॉसिबल नहीं है। हमारा ब्लड जाम हो जाएगा अगर बॉडी में वार्मनेस नहीं रही तो इसीलिए हीट ट्रैवल के जब विंटर सीज़न आता है तो हम क्या करते हैं? स्वेटर या वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना चले जाए। ठीक है, तो जब बॉडी पर सनलाइट फॉल्स होती है तो वो क्या करती है? उस सनलाइट को हमारी बॉडी थोड़ी सी एब्जॉर्ब भी कर लेती है और थोड़ी सी रिफ्लेक्ट, मतलब हमारी बॉडी से टकरा के आसपास भी फैल जाती है। सेम उसी तरह जैसे लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है, हीट भी जो बॉडी पर फॉल्स होती है उसका कुछ पार्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर होती है किसी भी सब्सटेंस की। वो किस पे डिपेंड करती है? 2 चीज़ों पर। नेचर ऑफ इट सरफेस, यानी कि जिस बॉडी पर हीट फॉल्स हो रही है तो वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कितनी रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो उसकी बॉडी की सरफेस ही बता सकती है ना, कि उसकी सरफेस कैसी है। बहुत ज़्यादा शाइनिंग और चिकनी सरफेस हुई
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। सरफेस अगर डल होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट कम से कम करेगा। और दूसरा कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे आपने सुना होगा कि ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट को गेन करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और रिफ्लेक्ट कम करता है। यानी कि काली चीज़ अगर कोई है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सेम उसी तरह वाइट कलर जो है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, टू शो दैट द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड इमिट्स हीट बेटर देन अ वाइट बॉडी। यानी कि यहाँ पर एक्टिविटी में हम ये शो करेंगे कि कैसे कोई ब्लैक बॉडी ज़्यादा हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और कम से कम रिफ्लेक्ट करती है। किसके कंपैरिजन में? वाइट बॉडी में, क्योंकि वाइट में उल्टा होता है, वाइट में कम से कम एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हम सफ़ेद या लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें पता है कि गर्मियों में जो सनलाइट है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते ना कि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को गेन करे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर उसे वाइट कलर के क्लोथ इसलिए पहनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट इमिट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, अब दो मटेरियल लेते हैं, आपको दिख रहे हैं दो मटेरियल, एक ब्लैक कलर है और एक दो टीन के नहीं है। ठीक है, और इनकी जो पेयर है उसमें से एक वाइट और दूसरी ब्लैक है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अब इनके अंदर हमने वाटर फिल कर लिया, इस केन के अंदर हमने वाटर डाल दिया और ऊपर आपको दिख रहा होगा आपने थर्मोमीटर लगा रखे दो। ठीक है, अब क्या होता है, इसे वो रबर का कॉर्क लगा देते हैं, क्यों? ताकि वो थर्मोमीटर की फिटिंग प्रॉपर रहे। ठीक है, अब रीडिंग नोट करना है। अब दोनों ही केन को हमने जाके सनलाइट में रख दिया। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से ज़्यादा हीट को कौन गेन करता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने जब देखा कुछ टाइम के बाद, लगभग हमने 1 आवर के बाद देखा, तो 1 आवर के बाद हमें टीन केन्स के अंदर हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है वो देखा। तो ब्लैक वाले में आप देख सकते हो रेड लेवल हाई टेम्परेचर है, जबकि लो वाले का टेम्परेचर कम था। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि एक ही घंटे में सेम टाइम में, ठीक है, जब टेम्परेचर नोट किया गया तो सबसे ज़्यादा हीट किसने एब्जॉर्ब की? ब्लैक टीन कैन ने। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाइट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का दोनों केन में इक्वल था, बट जब उसे सनलाइट में रखा गया तो जो ब्लैक टीन कैन का वाटर था वो जल्दी गर्म हो गया और उसका टेम्परेचर बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू वाइट। ठीक है, इससे क्या शो होता है कि ब्लैक कलर की जो टीन कैन होती है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर टीन कैन। नाउ व्हेन द केन आर प्लेस्ड इन शेड, अब देखो उनको छाँव में रखा। ठीक है, तो वाटर इन ब्लैक टीन कैन इज़ एट लोअर टेम्परेचर, और जब उनको थोड़ी देर के लिए छाँव में रख दिया तो जो वाटर था ना टीन कैन का जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, उसका टेम्परेचर जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब जल्दी जल्दी वो ठंडा हो गया। जबकि वो वाइट वाला है वो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ। तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है वो हीट को एब्जॉर्ब भी फटाफट करती है और हीट को इमिट भी बहुत जल्दी करती है। मतलब ब्लैक बॉडी अपना टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करके बढ़ा भी लेती है, और जैसे ही आप उसे कोल्ड प्लेस पर रखोगे या हीट सोर्सेज से दूर रखोगे तो वो जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है वो जल्दी जल्दी उसे रिलीज़ भी कर देती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ब्लैक कलर बॉडी एब्जॉर्ब भी और हीट को इमिट भी बहुत जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉडी। ओके, देन अब अगर हम बात करें शाइनी और स्मूथ सरफेस की, तो वो अच्छी रिफ्लेक्टर होती है एज़ कम्पेयर टू डल और रफ सरफेस। क्योंकि शाइनी यानी वो उसकी स्लीपी सरफेस है, बहुत स्मूथ है, तो उसके ऊपर आने वाली हीट रेडिएशन है उसको वो जैसे ही उस पर फॉल्स होती है तो उसकी सरफेस स्मूथ होने के कारण वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस केस में जो भी चीज़ें शाइनिंग और स्मूथ सरफेस होती है वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करती है। पर जो डल सरफेस होती है वो उस रेडिएशन को जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। इसका मतलब डल सरफेस अच्छी एब्जॉर्बर होती है, जबकि शाइनी सरफेस जो रहती है वो स्मूथ शाइनी और स्मूथ सरफेस है वो अच्छी रिफ्लेक्टर होती हैं। नाउ
सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन के भी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे आपने कन्वेक्शन में देखा। वी वियर अ वाइट और लाइट कलर क्लोथ ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट और लाइट कलर क्लोथ एब्जॉर्ब लेस हीट एंड कीप अस कूल। जैसे भी हमने देखा ना कि ब्लैक कलर बॉडी जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वाइट कलर वाली बहुत कम करती है। तो समर सीजन के लिए बेस्ट क्लोथ कौन से कलर के होंगे, ब्लैक कलर या वाइट कलर। तो समर में तो वैसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वाइट कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हीट को कम से कम एब्जॉर्ब करते हैं, और जितना कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतनी हमारी बॉडी कूल रहेगी। जबकि विंटर सीजन में, ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर हम डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से बचाना है। तो हम नहीं चाहते कि सराउंडिंग से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो सराउंडिंग और हमारी बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो, तो इसलिए हम ब्लैक कलर के क्लोथ पहनते हैं, डार्क कलर के, ठीक है, ताकि वो सराउंडिंग से हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, क्योंकि हमें उस समय विंटर सीजन में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ जो ऐसे घर है जो बहुत ही हॉट प्लेसेस पर बने हुए हैं, ठीक है, उनको वाइट कलर का पेंट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन भर अगर सनलाइट में वो हाउस है तो उसकी दीवारें बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो वाइट कलर पेंट करने से क्या होता है, वाइट कलर कम से कम सराउंडिंग से हीट को गेन करता है, और इस तरह से घर अंदर से ठंडे बने रहते हैं, ठीक है। अब द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, अब आपने देखा होगा कि बर्तनों का जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, वो ब्लैक एंड वो उसके अंदर है ना ब्लैक या वाइट कलर पेंट किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपने देखा होगा यूटेंसिल्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को गेन करेंगे तो हमारा जो खाना है वो जल्दी पकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट को रेडिएट करे, ठीक है, और साइड से रेडिएट कर दे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। नाउ द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। अब देखो सोलर कुकर जो होता है ना, उसके इंटरनल कंपोनेंट जो होते हैं वो अंदर से ब्लैक पेंट किए जाते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि सोलर कुकर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सनलाइट की हेल्प से हम फूड को कुक करते हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करे ताकि हमारा खाना जल्दी से जल्दी बने, अंदर का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाए, ठीक है, और जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा उतना खाना जल्दी पकेगा। तो ऐसा करने के लिए हम अंदर से उसके यूटेंसिल्स के आसपास और अंदर से उसका जो बॉक्स है वो पूरा ब्लैक कलर का पेंट करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ द इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव कर्व्ड पॉलिश मेटल रिफ्लेक्टर। अब देखो जो रूम हीटर होता है ना, उसकी जो कॉइल होती है उसके पीछे वाले पार्ट में रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, ठीक है, मेटल के, और शाइनिंग वाले रहते हैं। क्यों ऐसा? ताकि हम चाहते हैं कि जो हीट रेडिएशन है वो पीछे की तरफ ना जाए। जहाँ हीटर लगा है उसके बैक साइड में हीट ट्रांसफ़र करने का कोई सेंस नहीं है, हमें तो जहाँ हीटर लगाया है उसके आगे की तरफ हीट ट्रांसफ़र करवाना है। तो इसीलिए पीछे की तरफ क्यों ना करते हैं, ताकि वो जो हीट रेडिएशन है वो रिफ्लेक्टर जो शाइनिंग सरफेस है, अगर पीछे की तरफ हीट रेडिएशन चली भी जाए तो उस रिफ्लेक्टर से टकरा के आगे की तरफ आने की कोशिश करे। क्योंकि अगर हीट रेडिएशन पीछे की तरफ जाएगी हीटर के तो वहाँ कोई सेंस नहीं रहेगा, ठीक है। हमें तो आगे यानी पूरा रूम हीट करना है, पूरे रूम को वार्म करना है, तो हम पीछे मेटल के रिफ्लेक्टर लगा देते हैं ताकि हीट लॉस होने से बच जाए, और जितनी हीट पीछे गई है वो उस पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ आने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस थे। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगेन आप लोग रीड करिएगा 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो कि आपकी बुक में दे रखा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है, और इनकी एप्लीकेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में आपने ये चीज़ें देखी है, ठीक है, और इसे समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चीज़ें तो हम हमारे आसपास डेली लाइफ में देखते हैं पर हमें रीज़न नहीं पता होता, ठीक है। सो आपका ये चैप्टर अब फिनिश होता है। थैंक यू।